नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं कोरोना काल के कर्मयोगियों की कहानी। और एबीपी गंगा लगातार उन कर्मयोगियों से बात कर रहा है जिन्होंने कोरोना के काल में मानवता की सेवा की है, प्रदेश को बचाया है, देश को बचाया है। और एक बार फिर से हम डॉक्टर्स के पैनल का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल जी जुड़ गए हैं, एमडी हैं अलायंस अस्पताल वाराणसी के, डॉक्टर मनमोहन श्याम जी एमडी मेडविन अस्पताल वाराणसी, डॉक्टर आरके ओझा एमडी आरके नेत्रालय वाराणसी और डॉक्टर मोहम्मद शोएब एमडी मुरादाबाद मेडिसिटी मुरादाबाद। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर जावेद इकबाल जी आपके पास आ रहे हैं। कोरोना ने जीवन के हर पक्ष को परेशान किया है, शरीर के हर पक्ष को परेशान किया है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां पहले और दूसरी लहर के बीच आपने महसूस की और किस तरीके का खतरा तीसरी के लिए? हेलो जी, डॉक्टर जावेद इकबाल सुन पा रहे हैं क्या? जी मैं सुन रहा हूँ। पहले तो सारे प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। कोरोना एक जंग है जिससे हम सब जूझ रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि निरंतर 2 सालों से हम सब इससे परेशान हैं। कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें सामने आती जा रही हैं। पहले बार तो ऐसा लगा कि हमें छू के चला गया, लेकिन इस बार इसने तगड़ा घात किया। हम सब डॉक्टर्स हैं, हम एक तरह से फौजी की तरह हैं। और हेलो नहीं, आपको सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी करिए आप। हम सब डॉक्टर्स हैं। इस समय हम सब एक फौजियों की तरह हैं। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कुछ और इंटरव्यूज में कि इस वक्त हमें डटे रहना है, हमें लड़ते रहना है। और अवश्य अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो पक्का है कि इस जंग में भी हम जीतेंगे और फिर से वही सुनहरे पल हम लोग फिर से देख पाएंगे। बिल्कुल, जरूर देख पाएंगे। डॉक्टर मनमोहन श्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन श्याम जी, चुनौतियां कई तरीके की देखने को मिल रही हैं और इन्हीं चुनौतियों के बीच एक ब्लैक फंगस भी आ गया है। अब कितना बड़ा खतरा है और आप लोग जो रोज नई नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या कुछ अब आगे की तस्वीर बन रही है? गंगा के सभी दर्शकों को और कोरोना काल के कर्मवीर जो प्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष हैं, जो सामने हैं और सामने नहीं भी हैं, उन सभी को काशी वासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद। रही आपने सर जो कोरोना काल में एक नया पोस्ट कोविड चैलेंज आया है हम लोगों के सामने, फंगल इन्फेक्शन का, इसके बारे में यह कहना उचित नहीं होगा कि यह एक नई बीमारी है। यह पहले से भी रही है, लेकिन अभी कोरोना काल में जो अभी परिस्थितियां आई हैं हमारे सामने और कुछ दवाइयां जो चली हैं या फिर इम्यूनिटी जो डाउन हुई है या जल्दीबाजी में या हमने उस परिस्थितियों को सामना करने के लिए कुछ ऐसे संसाधनों का भी प्रयोग किया है जिन पे हमारी क्वालिटी कंट्रोलिंग शायद नहीं हो पाई है। इन सब कारणों की वजह से लेकर के एक नई जो फोकस में आ गया है। हालांकि इसका इंसिडेंस अभी बहुत कम है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। जिनको भी हो रहा है वे लोग काफी लेट इसको डायग्नोज कर पा रहे हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुरू होते होते काफी लेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट करना, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना हॉस्पिटल में हम सारे चिकित्सकों के लिए एक चुनौती है। तो इन सब चीजों को देख करके अगर हम फंगल इन्फेक्शन को समय रहते एक बार हम उसको डिटेक्ट कर लें या अपना ऐसा प्रोटोकॉल बनाए रेगुलर मॉनिटरिंग का या स्क्रीनिंग का, कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को हमने पहले से ही जो रूटीन एनालिसिस करते हैं उसी में हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया और उसको हम रूटीनली करते जा रहे हैं। पेशेंट को जब हम डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हैं उस दौरान भी उसकी एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग हम करते रहे, तो हम समय रहते फंगल को हम लोग डायग्नोज कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे सफलतापूर्वक। लेकिन हो क्या रहा है कि पेशेंट अभी जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहा है तब तक वह काफी एडवांस स्टेज में आ रहा है, बिल्कुल, जो हमारे लिए बहुत चुनौती हो रही है। बिल्कुल, ये चुनौती है और लोगों को ऐसे में जागरूक रहना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर आरके ओझा जी, अगर हम बात करें कोरोना पेशेंट्स की या फिर ब्लैक फंगस के मरीजों की बात करें, आंखों पर बड़ा नकारात्मक असर है और खासतौर से ब्लैक फंगस में भी आंखों की रोशनी जा रही है, आंखें निकालनी पड़ रही हैं। क्या कोरोना जिनको हुआ है उनकी भी आंखों पर फर्क पड़ता है? खूब पड़ता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि म्यूकर माइकोसिस के जो पेशेंट हैं जी, वो सबसे पहले आँख के डॉक्टर के पास आ रहे हैं ज़्यादातर, और किसी के पास नहीं जा रहे हैं। जी। आज
हम लोगों ने जो अपनी क्लिनिक शुरू की जब कोरोना में बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, तो आँख के अस्पताल में उतना काम नहीं था जी। उस समय जान बचाने की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ काम, थोड़ा सा कम हुआ, कोरोना का जो झटका था, जो कोरोना की सीरियसनेस थी थोड़ी सी कम हुई, तो जिस दिन हम लोगों ने क्लिनिक खोली उसी दिन हमारे पास 3-3, 4-4 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के आ गए, बड़ी बड़ी आंखें लेकर के, फूली फूली आंखें लेकर के आ गए। और हमने कहा भाई ये क्या चीज़ हो गई, आँख का घूमना नहीं है, आंखें बंद हो गई हैं, पलक नहीं खुल रही है पेशेंट की, बहुत दर्द है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एकाएक, ये 5 मई के आसपास की बात है, एकाएक पहले दिन ही क्लिनिक में 3-4 मरीज आ गए, जो मैंने देखा। जी। मतलब अब तो हम लोग अखबारों में पढ़ के, आपके चैनल में देख करके, सभी चैनलों में देख करके काफ़ी कुछ सूचनाएं बाहर से मिल रही हैं जी। लेकिन जिन मरीजों को मैंने देखा कि मरीज की आंख सूज गई है, बहुत दर्द हो रहा है, और हम लोग इसको शुरू में पहली बार में समझ भी नहीं पाए कि ये फंगस है। हमें लगा कि इसको पैनऑप्थेल्माइटिस हम लोग बोलते हैं, कि पूरी आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, या सेलुलाइटिस बोलते हैं। लेकिन उसके बाद तब ये ध्यान गया कि जब चारों तरफ बातें उठने लगी, भाई चेन्नई में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, बेंगलोर में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, तब ये बात हुई कि भाई ये तो ब्लैक फंगस है। और अवधेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 1989 से प्रैक्टिस शुरू की है जी। आज मुझे करीब 20-30 साल करीब हो रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने म्यूकरमाइकोसिस का एक भी केस नहीं देखा था, एक भी सिंगल केस नहीं देखा था मैंने। और इससे पता चलता है कि कोरोना कितना खतरनाक है कि उसका साइड इफेक्ट आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है कि हो सकता है कि आपके अंग निकालने पड़ जाएं, हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। ऐसे में जागरूकता की जरूरत है कि पहचाने वक्त रहते उस जागरूकता पर भी आएंगे। मोहम्मद शोएब जी, अगर हम बात करें इस पूरी महामारी की, तो मुरादाबाद मंडल की बात करें तो बड़ा मुश्किल दौर यहाँ पर भी रहा। किस तरीके से चीज़ों को आप लोगों ने मैनेज किया, और सबसे बड़ी चुनौती कहाँ पर आई, जागरूकता में आई या संसाधनों को जुटाने में आई? देखिए, मैं पहले तो सबको अभिनंदन करता हूँ, सारे दर्शकों को, और बताना चाहता हूँ ये जो कोविड की सेकेंड फेज थी, इसमें हमने बहुत ही गंभीर वक्त गुजारा है। और अभी तो केस लास्ट 1 वीक से काफी कम हुए हैं जी। एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर रिसोर्सेज पूरा प्रशासन हमारे साथ था, फिर भी हम पेशेंट इतने ज्यादा हो गए थे कि हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास बेड की कमी थी और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। लेकिन इस महामारी में हमें प्रशासन ने पूरा साथ दिया, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। मुरादाबाद में बहुत बुरा हाल था। इवन मेरे पास, जब मैं भी एक कोरोना सेंटर, जो मेरा हॉस्पिटल है, तो उसमें कोविड सेंटर था, तो हमें प्रशासन को हमने कॉल किया, कभी कभी ऑक्सीजन की लैक होने की वजह से फोन करना पड़ता था, तो प्रशासन ने बहुत हमारा साथ दिया। इवन दिल्ली तक से मेरे पास फोन आते थे, फ्रेंड्स के, कलीग्स के। मुरादाबाद से पहले मैं दिल्ली में ही था, कि अगर यहाँ दिल्ली में तो बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो आप के यहाँ अगर अवेलेबल है तो प्लीज किसी तरह से आप मैनेज कीजिए। हमने इमरजेंसी में रख करके भी पेशेंट्स मैनेज किए हैं, बेड अवेलेबल नहीं थे आईसीयू। और मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, इस पूरे पीरियड में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का पीरियड था, मैक्सिमम जो केस रहे, उसमें यही था कि पेशेंट ने जो स्टार्टिंग की फेज में आए, तो वो मैनेज करने में इजीली आसानी हुई हमको। और जो लेट फेज में आए, घर पे अपने से ट्रीटमेंट, क्योंकि आजकल जनरलाइज्ड हो गया था ट्रीटमेंट, कि घर पे आइसोलेशन करके कुछ मेडिसिन थी वो लोग अपने से लेते रहे, और सडनली जो है उनका सैचुरेशन फॉल किया, तब वो फिर पैनिक हो करके हॉस्पिटल पहुंचे। तो उसमें उस टाइम पर बेड नहीं अवेलेबल होता था। अब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट जाता था, कहीं पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं। तो ये फेज जो थी बहुत ही पैनिकफुल थी, और हमने उससे निकल के आए। काफी पेशेंट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं, और मोर्टेलिटी भी कमी हुई। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये अनुभव आपको बताता है कि
जिन लोगों ने अपना वैद्य या अपना हकीम बनने की खुद कोशिश की, उन पर ज्यादा संकट आया। जागरूकता की बहुत जरूरत थी कि डॉक्टर से पूछें कि होम आइसोलेशन में रहना या हॉस्पिटल में रहना है। कुछ और चीजें उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ वाराणसी से डॉक्टर्स जुड़े हैं, तो हम वाराणसी मॉडल की भी बात करेंगे। डॉक्टर जावेद जी आपके पास आएंगे, आपसे भी ये समझेंगे कि क्या मॉडल है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो एबीपी गंगा ई कॉन्क्लेव में आज हमने सीधे उन कर्म योगियों को जोड़ा है अपने साथ, जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की जान को बचाया है, और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर्मयोग सार्थक कैसे हुए। डॉक्टर जावेद इकबाल जी, सब जगह मुसीबत आई तो वाराणसी में आई, और वाराणसी वो पहला जिला था जहां पर ऑक्सीजन संकट की सबसे पहली खबर आई थी कि एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ये जो बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ था, ये कैसे मैनेज हो पाया? क्योंकि लोग तो इतने परेशान थे कि जिनको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी, शायद वो भी अस्पताल के सामने पहुंच गए थे। देखिए, इसमें मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अपने प्रशासन की। लोकल जो हमारा वाराणसी का प्रशासन है, एक तो उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में बड़े दिमाग पे काम किया कि उन्होंने एक सिलेक्टेड अच्छे 30, 35, 40 अस्पतालों का एक कॉन्क्लेव बनाया कि जहाँ पे कोविड रोगियों को सुविधा प्रदान की जाए। दूसरी में हमारे डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, या जितने भी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी या और लोगों ने पर्सनली हेल्प किया कि इन सारे हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन मिले। तो 1, 2 दिन, 3 दिन तो कुछ समस्याएं बहुत अधिक रही, लेकिन उसके बाद ये समस्याएं बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया गया। अच्छा, हॉस्पिटल्स में भी, जैसे अब हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क इस तरह का बना दिया था, एक टास्क फोर्स की 2-3 मैनेजर हमारे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को परस्यू कर रहे थे। तो और कोटा भी अलॉट कराया गया कि शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन तो डेफिनेटली दिक्कतें आई, क्योंकि एकदम से ये किसी तरह आंधी की तरह हम लोगों के बीच में, तो जैसे कोई भी तैयार नहीं था। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तैयार नहीं था, लेकिन बहुत ही जल्दी इस पे काबू पाया गया। दूसरी बात की जो भी आवश्यक इंजेक्शन से दवाइयां हैं उसकी शॉर्टेज ना हो या काला बाजारी ना हो, इसको भी बहुत जल्दी काबू पाया गया। प्राइवेट सेक्टर्स को काफी प्रमोशन दिया गया, हेल्प किया गया, मैनेजमेंट की तरफ से हेल्प किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प किया गया, ताकि फिर हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश की। तो इसी का नतीजा आज देख रहे हैं कि आज हम लोग 2 डिजिट में पहुंच गए हैं, और बहुत कम समय में। थोड़ा 2-4 दिन तो दुश्वारियां और दिक्कतें रही, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही करीब शुरू में ही हम लोगों ने इसको कंट्रोल करा, और उसी का नतीजा है कि जो वाराणसी में शुरू में ही आपको लगा कि ये चीज बहुत अधिक बड़ी, तो उसी तेजी से ये कम, बिल्कुल सी तेजी से कम हुई। डॉक्टर मनमोहन श्याम जी, क्या वही पॉइंट है जिस तरफ जावेद जी इशारा कर रहे हैं कि प्रशासनिक सहयोग, अस्पतालों की अपनी जिम्मेदारी और कुछ संसाधनों को इकट्ठा करके इस दिक्कत से आप लोग पार पा सके? डॉक्टर मनमोहन जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बताइए, मैं आवाज सुन नहीं पाया। बिल्कुल, जो बातें डॉक्टर जावेद इकबाल जी ने कही, क्या यही फॉर्मूला था, क्या यही वो वाराणसी मॉडल है कि कम समय में ही तेजी से चीजें निकल कर आई और इतनी तेजी से सुधरी कि पीएम को कई मंचों पर तारीफ करनी पड़ गई? देखिए, बनारस हमेशा से अध्यात्म की नगरी रही है, और बनारस ने हमें हमेशा से ही पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। बनारस का मॉडल जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की, यहाँ के लोगों की तारीफ की, यह कोरोना काल के जितने भी कर्मवीर थे हमारे शहर के, उसमें से जैसा कि डॉक्टर जावेद ने बोला कि कमिश्नर साहब से लेकर के, डीएम साहब से लेकर के, ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कमिश्नर साहब, प्लस हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब, लगातार लोग लगभग 24 घंटा काम कर रहे थे। रात को 1:30 बजे भी मैं देखता था तो सारे लोग लगभग ऑनलाइन हुआ करते थे, और 1:30 बजे रात में भी हम लोग को निर्देश आते थे कि नहीं, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर आप ये मदद करिए, ये पेशेंट है, इसको भर्ती करना है। एक रात की बात बताऊं कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। हमारे पास 3 घंटे का केवल स्टॉक था, और मेरे पास उसमें 60 मरीज थे, जिसमें से 45 मरीज ऑक्सीजन बाईपास पर थे। और जो गाड़ी गई थी भरने के लिए, वो 6 घंटे पहले गई थी, वो गाड़ी 40 सिलेंडर भर के लाती थी, और वो 40 सिलेंडर मात्र 3-4 घंटे में खत्म हो जाता था। तो मैंने 1:30 बजे रात में अपने शहर के ड्रग कमिश्नर साहब है ए के गुप्ता सर, मैंने उनको फोन किया कि सर ऐसी बात है। उन्होंने 1.5 घंटे में ही फोन उठाया, और उसके बाद 1 घंटे में ही कम समय में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आज के लिए मैंने इतना सिलेंडर इंतजाम करा लिया, आप यहाँ से उठा लीजिए। तो मैं कहने का मतलब है कि यह जो, जैसा कि डॉक्टर जावेद ने बताया कि हमने 3-4 दिन में हमारे शहर ने
इस पे काबू पाया। जी। तो इसके पीछे निसंदेह अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन सब ने मिल करके एक बहुत कठोर तपस्या करी है। बिल्कुल बड़ा पूरी सपोर्ट रात किया। और भर चूंकि हम नेत्र रोग की बात कर रहे थे, क्यों कोरोना हो चाहे ब्लैक फंगस हो, आंखों पर बहुत उसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप जैसा कि बता रहे थे कि आपने ओझा साहब की 30 साल के करियर में आपने इस तरीके की स्थितियां नहीं देखी। लोग कैसे पहचाने वक्त रहते, बड़े संक्षेप में जानना चाहिए। माइकोसिस नहीं देखा जी। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आज एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जरा सा भी कोरोना जिसको कोरोना हुआ है जी। और जिसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा या जिसको स्टेरॉयड चलाना पड़ा, अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर है जी, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो अगर आपको जरा सा भी साइनोसाइटिस के सिम्टम आते हैं, जुखाम होना, जी। नाकों का फंसना, नाक में हल्का सा दर्द होना, नाक से थोड़ा डिस्चार्ज आना, तो ये शुरुआती लक्षणों को अगर आप ध्यान दें तो आँख के पास, तो जब हमारे पास जो मरीज आता है तो वो साइनस इन्वॉल्व करते हुए जब आँख इन्वॉल्व हो जाती है तब मेरे पास आता है। बहुत देर हो चुकी मेरे होती पास है। आने वाले पेशेंट सेकेंड स्टेज में आते हैं। बिल्कुल, ये खतरनाक स्थिति। डॉक्टर हाँ, शोएब बहुत देर हो चुकी जी, होती है। आखिरी आपसे रिएक्शन लेना चाहते हैं कि कैसे इन चीजों से बचा जाए। 10 सेकंड में अपना बताइए कि आपका मंत्र क्या है, कर्मयोग कैसे सफल होगा लोगों की जागरूकता से। म्यूकरमाइकोसिस का भय आजकल बहुत ज्यादा है पब्लिक में। जी। जो पोस्ट कोविड ओपीडी में हमें दिखाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले वही ये उनका क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे ये ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए उनको जानना पड़ेगा कि दे आर प्रेडिस्पोज और नॉट। कुछ जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है बिल्कुल, तो वो ज्यादा प्रेडिस्पोज होते हैं इसके लिए, या किसी पेशेंट को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। बिल्कुल, यानी कि जो सामान्य लक्षण आप लोग बताते हैं उस पर ख्याल रखा जाए तो संशय भी दूर होगा। और जैसा कि डॉक्टर ओझा ने कहा कि दूसरे चरण में लोग आते हैं तो पहले चरण में आप पहुंचेंगे तो आपको कम नुकसान झेलना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महामारी के काल में अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की मदद करने के लिए और ये समझाने के लिए कि कैसे देश बचेगा, प्रदेश बचेगा। तो कोरोना काल में कर्मयोग लगातार जारी है, कर्मयोगियों से मुलाकात जारी है।